हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, हमेशा से देता आ रहा है, आज भी दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। इसी तरीके से आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये भी आपके लिए 100% फ्री है। एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, 10 बार, जितनी बार भी आप इस वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं। इवन ये वीडियो ही नहीं, कोई भी वीडियो, आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इस फ्री एजुकेशन का आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम लाए हैं मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 9। तो 8 पेपर कर चुके हैं, करते करते अब हम 9 पे आ गए हैं। तो और एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक हैं, तो बहुत सावधानी के साथ आप पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। तो सबसे पहले जब हमारे पास पेपर आएगा तो कुछ सामान्य निर्देश आएंगे, इसलिए उनको बहुत ध्यान से पढ़िए। ये प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का है, पूर्णांक इसके 80 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ और बा। कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं, सारे ही आपको करने हैं। खंड आ में 48 वस्तु प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से आपको सिर्फ 40 करने हैं, वो निर्देश के हिसाब से आप करेंगे। खंड बा हमारा वर्णनात्मक है, वर्णनात्मक में सभी प्रश्न करने हैं, सबके साथ निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के हिसाब से निर्देश भी हैं, विकल्प भी हैं, सभी को आप ध्यान से देखकर करेंगे। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ना है और उनका हमें पालन भी करना है। दोनों खंडों के प्रश्न हमें देने ज़रूरी हैं और वो भी क्रमशः देने हैं, यानी कि लाइन से देने। 1 to 14 हम एकदम लाइन से क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास खंड आ, जो हमारा बहुविकल्पीय है पूरी तरीके से। तो सबसे पहला हमारे पास जो आ रहा है वो है अपठित गद्यांश। इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें करना है और ये हमारा रहेगा 10 मार्क्स का, यानी कि 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा। शुरू करिए बहुत ध्यान से। गद्यांश को जो खास तौर से अपठित हो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप उत्तर इसका खोज सकते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क को भी भोजन की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क का सर्वोत्तम भोजन पुस्तकें हैं। इनका अपना ही आनंद है जो किसी अन्य वस्तु से नहीं मिल सकता। अध्ययन करते समय हम जीवन की चिंताओं और दुखों को भूल जाते हैं। अध्ययन कई प्रकार का होता है। पहला प्रकार हल्का फुल्का अध्ययन, अर्थात समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं आदि की पढ़ाई करना होता है, जिनसे वर्तमान की घटनाओं के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इनके द्वारा हमें विश्व के प्रत्येक भाग की घटनाओं और क्रियाकलापों के विषय में सब कुछ पता चलता है। तो ये हल्का फुल्का अध्ययन हो गया। आज के युग में हम इस प्रकार के हल्के फुल्के अध्ययन से अलग नहीं रह सकते। बिना समाचार पत्रों के हम कुएं के मेढक के समान हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे अध्ययन को, जो आनंदमय और शिक्षाप्रद भी है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। मतलब कि हमें आसपास की चीज़ों का पता करना है, तो इसलिए इन समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं को हमें पढ़ना होगा, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यात्रा और साहसिक कार्यों से संबंधित पुस्तकें आती हैं। सामान्यतः व्यक्ति दैनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर भागना चाहता है, किंतु साहसिक कार्य करने की भावना मानव के रक्त में होती है। यात्रा और साहसिक कार्यों का वर्णन करने वाली पुस्तकें हमारे मन में साहस और निर्भीकता की भावना पैदा करती हैं, क्योंकि भाई ये एडवेंचरस काम होता है, तो ये हमारे लिए अंदर क्या होगा, उत्साह ही भरेंगी। खाली समय को आनंद से बिताने का सबसे अच्छा साधन है उपन्यास। शाम के समय अथवा गाड़ी में यात्रा करते समय उपन्यास पढ़ने से बेहतर कोई मनोरंजन नहीं है। कुछ समय के लिए पाठक अपने व्यक्तित्व और सत्ता को ही भूल जाता है। वह उपन्यास के किसी चरित्र के साथ एकाकार हो जाता है। इससे उसे अपार सुख मिलता है। इसके अतिरिक्त गंभीर अध्ययन की पुस्तकें, तो मतलब जब हम उपन्यास पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ हम अपने आप को अटैच करते हैं। तो जब हम अटैच करते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव भी उस उपन्यास के जरिए हम महसूस करते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी रोमांचकारी रहता है। अब उसके बाद आता है गंभीर अध्ययन की पुस्तकें, जिनमें साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि की पुस्तकें भी आती हैं, जो सभी काल में पढ़ी जाने योग्य कृतियां होती हैं। ऐसी पुस्तकें गंभीर और विचारशील व्यक्तियों के लिए होती हैं, जो बहुत ही सीरियस प्रवृत्ति के होते हैं, जो जिनको आप लैंग्वेज में बोलोगे कि बहुत ही पढ़ाकू लोग होते हैं, वो लोग इसको पढ़ते हैं। साहित्य का विद्यार्थी सभी युगों के सर्वोत्कृष्ट विद्वानों के संपर्क में आता है और उसे चिंतन के लिए उपयोगी आहार प्राप्त करता है। वे उसे जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों की पूरी जानकारी देते हैं। इस प्रकार वह अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान
बना सकता है। उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है और मानव के प्रति उसकी सहानुभूति बढ़ जाती है। अब क्या होता है, साहित्यिक किताबें पढ़ते समय हम बहुत सारे लेखक और कवियों के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब उनकी किताबें पढ़ते हैं तो उनके कांटेक्ट में आएंगे ना। तो अब क्या होता है, हमारे अंदर उतनी ही भावनाएं जन्म लेती हैं, क्योंकि साहित्य हमें भावनात्मक सपोर्ट देता है। तो हमारे अंदर जो है जीवन के जो मूल्य हैं वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं। बेकन ने कहा है कि कुछ पुस्तकों का केवल स्वाद चखना चाहिए, कुछ को निगल जाना चाहिए और कुछ को अच्छी प्रकार से चबा कर पचा लेना चाहिए। अब देखिए, पुस्तकें लिटरली आपको पुस्तक चखनी, चबानी या पचानी नहीं है, वो कहने का मतलब है उसके अंदर जो लिखी हुई चीजें हैं उनसे तात्पर्य है। किसी को पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ने से अनिवार्यता की भावना आ जाती है। यह अनिवार्यता उपयोगी हो सकती है, परंतु उसे रुचि का हनन होता है। मतलब जो हम अपनी सिलेबस की पुस्तकें पढ़ते हैं ना, वो हमारे लिए कंपल्सरी हैं, क्योंकि उससे हमें मार्क्स मिल रहे हैं, हमारा भविष्य होगा। तो ये क्या है, इसमें हमारे सामने हम जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कंपल्सरी है, इसलिए इनको हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसमें कहीं से सॉल्व नहीं होता है। पुस्तकों का वास्तविक प्रेमी तो हर समय इसकी संगति में आनंद का अनुभव करता है। पढ़ने की आदत मनुष्य के सभ्य होने का चिन्ह है। अगर आपके अंदर रीडिंग हैबिट है तो मतलब आप एक सभ्य मनुष्य हो। अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, पुस्तकें हमें कभी भी गलत ज्ञान नहीं देती हैं। अब ये हमारे अंदर हमेशा अच्छी बातों को ही डालेंगी। अब वो क्या होगा, जब हमारे अंदर अच्छी चीज जाती रहेगी तो क्या होगा, हम एक अच्छे इंसान तो बनेंगे ना। तो वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा पुस्तकों के साथ मिला जुड़ा रहता है, उसे पढ़ने की बहुत आदत होती है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ में एक सभ्य व्यक्ति बन जाता है। ये मनोरंजन का अच्छा साधन है और खाली समय को व्यतीत करने का सबसे अच्छा उपाय है। पुस्तकों का खजाना किसी भी राजा के खजाने से बड़ा होता है। पुस्तकें कला, साहित्य, विज्ञान और ज्ञान रूपी सोने की खाने हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, पुस्तकों से संबंधित हमारा ये पूरा गद्यांश था। अब इस पर आधारित 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि से संबंधित पुस्तकें किस श्रेणी में आती हैं? सामान्य, गंभीर, साहसिक या मनोरंजन? तो यहाँ पर साहित्य, इतिहास और दर्शन से संबंधित पुस्तकें जो हैं वो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। कि मतलब इसको हमें, जैसे तो जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो इनको ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। अध्ययन करते समय मनुष्य किस मनोदशा में पहुंच जाता है? सामान्य, उच्च, निम्न या मध्यम? तो वो कौन सी मनोदशा में पहुंचता है? वो है उच्च स्तर पर पहुंचता है। समाचार पत्रों के अभाव में मनुष्य की दशा कैसी हो जाती है? स्वाभाविक, निर्जीव जीव के समान, आनंदमय या कुएं के मेढक के समान? तो यहाँ पर समाचार पत्रों के अभाव में मनुष्य की स्थिति कुएं के मेढक के समान हो जाती है। अर्थात वो सिर्फ अपने बारे में, अपने आसपास में ही जान पाता है, देश विदेश में क्या हो रहा है ये चीज उसको पता ही नहीं होती। उसके लिए सारा संसार उसका घर या आस पड़ोसी रह जाता है। व्यक्ति के मन में साहस और निर्भीकता की भावना कब पैदा होती है? यात्राएं करके, तर्क वितर्क करके, साहसी पुस्तकें पढ़ के या गंभीर चिंतन करके? तो साहस और निर्भीकता उसके अंदर होती है जब वो साहसिक पुस्तकें पढ़ता है। लेखक के अनुसार खाली समय को आनंद के साथ बिताने का सबसे अच्छा साधन क्या है? विद्वान के विचार सुनना, यात्राएं करना, उपन्यास पढ़ना या समाचार पत्र करना? तो सबसे अच्छा उपाय जो उन्होंने बताया है वो है उपन्यास पढ़ना। प्रश्न संख्या 6 है, मनुष्य के सभ्य होने का चिन्ह किसे माना गया है? आदर सहित बात करना, पढ़ने की आदत, सभी को समान समझना, खाली समय व्यतीत करना? तो यहाँ पर मनुष्य के सब होने का चिन्ह माना गया है वो है पढ़ने की आदत। जिसके अंदर पढ़ने की आदत होती है वो व्यक्ति काफी सभ्य माना गया है। गंभीर अध्ययन की पुस्तकें किनका मनोरंजन करती हैं? जो हम बहुत ही सीरियस मैटर पे जो कोई पुस्तक पढ़े तो वो हमारे अंदर किस तरह का जो है मनोरंजन करती हैं? सामान्य जन का, विचारशील व्यक्तियों का, साहित्य के विद्यार्थियों का या उच्च वर्ग के व्यक्तियों का? तो मनोरंजन करती हैं विचारशील व्यक्तियों का। प्रश्न संख्या 8 है, पुस्तकों का प्रेमी किसी संगति में हर समय आनंद का अनुभव करता है। किसकी संगति में करता है? विद्वानों, बुद्धिजीवियों, अध्यापकों या पुस्तकों? तो जाहिर सी बात है जो पुस्तकों का प्रेमी होगा वो पुस्तकों की संगति में ही हर समय आनंद का महसूस करेगा। प्रश्न संख्या 9 है, किस प्रकार के अध्ययन की अनदेखी नहीं की जा सकती?
कौन सा ऐसी चीजें हैं जिसको हम अनदेखी नहीं कर सकते, जो अनिवार्य है? शिक्षाप्रद, आनंददायक, का, खा दोनों या गंभीर? तो वो हमारा है, वो होता है शिक्षाप्रद और आनंददायक जो अध्ययन होता है उसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। जो हमें आनंद दे उसे भी हम जरूर पढ़ते हैं, और जिससे हमें शिक्षा प्राप्त होनी है हम उसको भी पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? अब इस पूरे गद्यांश को हम क्या शीर्षक दे सकते हैं? पुस्तकों का महत्व, यात्रा का महत्व, पाश्चात्य विचारकों का महत्व, या समाचार पत्रों का महत्व? तो हमने तो यहाँ पुस्तकों के बारे में पढ़ा है ना, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वो है पुस्तकों का महत्व। तो ये अपठित गद्यांश खत्म हो गया। अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 2 पर। यहाँ पर हमारे सामने 2 अपठित काव्यांश दिए गए हैं। इन दोनों ही काव्यांशों में से आपको सिर्फ एक काव्यांश करना है, ठीक है। अब एक काव्यांश जो आप करेंगे उस पर हमारे पास है 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। 8 आपको करने, जो भी आप काव्यांश करोगे उसके 8 प्रश्न आपको करने। बहुत सावधानी से करिएगा, पहले काव्यांश पढ़ेंगे और फिर इनके प्रश्न सॉल्व करेंगे। हम तो दोनों करेंगे, आपको कोई एक करना है। पहला काव्यांश है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, यह गीत सख्त दर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा, जी पहले कुछ शर्म लगी मुझको पर बाद बाद में अक्ल जागी मुझको, जी लोगों से ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान। तो यहाँ पर जो ये हमारे सामने काव्यांश आया है, इसमें जो है एक कवि जो होगा वो क्या है, बहुत तरह के गीत लिखता है। हर किस व्यक्ति को अपना गीत हर तरीके से हमें अच्छा लगता है। हम अगर देखिए दुखी होते हैं तो हमें सैड सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छे इंजॉयमेंट वाले अच्छे लगते हैं, प्यार में होंगे तो रोमांटिक अच्छे लगेंगे, बच्चे हैं तो हमें बच्चों वाले गीत अच्छे लगेंगे, वात्सल्य गीत अच्छे लगेंगे। तो हर तरह के गीत होते हैं। तो यहाँ पर जब कवि लिखता है तो वो सभी को बोलता है कि भाई मैंने सभी तरह के लिखे हुए हैं, आज मैं तो यहाँ तो गीत लेकर आया हूँ, लोग तो अपने ईमान बेच देते हैं। तो यहाँ पर ये गद्य काव्यांश में दिया गया। अब इस पर आधारित 8 प्रश्न देखिए क्या है। कवि गीत बेचने को मजबूर क्यों हुआ है? कवि को कोई अन्य कार्य नहीं आता, वर्तमान व्यवस्था नैतिक मूल्यों की कद्र नहीं करती, समाज में सब कुछ बिकाऊ है, कवि के पास भिन्न भिन्न प्रकार के गीत हैं। अब कवि वो कह रहा है कि मैंने इतने तरह के गीत लिखे हैं मगर मैं आज मजबूर हूं उनको बेचने के लिए। अब उसकी मजबूरी का कारण क्या है? उसकी मजबूरी का कारण है वर्तमान व्यवस्था नैतिक मूल्यों की कद्र नहीं करती। तो जो बेसिक हमारे एक मनुष्य होने के लिए जो चीज़ें हैं आज उनकी कोई कद्र नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ गीत लिखे उन सभी परिस्थितियों के लिए, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो हार कर मुझे क्या हुआ, उन्हें बेचना पड़ रहा है। गीत, कवि ने अपने गीतों की क्या विशेषता बताई है? मस्ती भरे गीत, दर्द भुलाने वाले गीत, पिया को पास बुलाने वाले गीत, या उपरोक्त सभी। तो उसने यहाँ पर ये सभी विशेषताएं बताई हैं। प्रस्तुत पद्यांश में किस पर व्यंग किया गया है? कवि की गीत बेचने की प्रवृत्ति पर, औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था पर जहां सब कुछ बिकाऊ है, गीतों के विभिन्न प्रकारों पर, या दाम लगाने वाले कवियों पर। तो यहाँ पर जो व्यंग किया गया है वो है औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था पे जहां सब कुछ बिकाऊ है। यहाँ पैसे के बल पर हर एक चीज खरीदने को जो है जनता आतुर रहती है, तो इसीलिए गीत भी भैया मैं बेच रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव क्या है? गीतों को बेचने का कार्य करना, वर्तमान भौतिकवादी व्यवस्था का विरोध करना, गीतकार के दुख की अभिव्यक्ति करना, गीत के प्रकार की अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करना। तो इस जो पद्यांश को हमने पढ़ा है इसका मूल भाव है वो है वर्तमान भौतिकवादी व्यवस्था का विरोध करना, जहां पर हर एक चीज सिर्फ पैसे के बल चलती है, जहां पर लोग इमोशनल नहीं है, यहाँ पर हर एक चीज प्रैक्टिकली आप लोग सोचते हो, उसका इन्होंने विरोध किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि किस समस्या से व्यथित है? काव्य विषय की समस्या से, विषय वस्तु के चुनाव की समस्या से, बाजारवाद की समस्या से, या गीत बेचने की समस्या से? तो वो ग्रस्त है जिस समस्या से, वो है बाजारवाद की समस्या, जहां पर हर एक चीज बिकाऊ है, आप कुछ भी ले लो सब कुछ मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी कवि के गीतों की विशेषता नहीं है? सार्थकता, विविधता, पीड़ा का निवारण करने वाला, या निरर्थकता? तो यहाँ पर जो नहीं है वो है आपकी निरर्थकता, यानी कि उसमें अर्थ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसकी दुर्दशा को अभिव्यक्त किया है? विक्रेता की, कला और कलाकार की, ग्राहक की या जनसामान्य वर्ग की? तो आज के भौतिकवादी समाज में कला की कद्र नहीं है, कला की कद्र नहीं है तो कलाकार की कद्र नहीं है। तो यहाँ पर जिसकी दुर्दशा हो रही है वो कला और कलाकार की है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज जो है ना भाई, ये हमारे जरूरत की है, काम की है तो ही हम खरीदेंगे, तो कला की वहां पर कोई कद्र नहीं करता है। प्रश्न संख्या 8 है, लोगों ने तो बेच दिए ईमान, पंक्ति किस ओर संकेत करती है? पत्रोन्मुखी समाज, उपभोक्तावादी समाज, वस्तुवादी समाज या सभी? तो किसकी तरफ संकेत कर रही है ये पंक्ति? वो है इन सभी की तरह, पतन की तरफ बढ़ते हुए समाज, जहां पर सिर्फ उपभोग की वस्तु पर ध्यान दिया जाता है ऐसे समाज में। वस्तुवादी, जहां पर आपके लिए इमोशंस की कोई कदर नहीं है, जहां पर आप प्रैक्टिकली हो गए हो, ऐसे समाज पर उन्होंने जो है संकेत किया है। अब आ गए हम काव्यांश संख्या 2 पर, इसको भी पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। क्या है? मानो जनता है फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बह लाने के, जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है, दोहरा समय के रथ पर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, हुंकारों से महलों के नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, अबो शताब्दियों सहस्त्राब्दों का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। तो यहां पर दिखाया है कि जनता कितनी प्रबल होती है। भाई जनता जहां बहुत ही मासूम होती है, अपने आप में मगन रहती है, लेकिन अगर वो भ्रकुटी चढ़ा ले अर्थात उसे क्रोध आ जाए तो बड़े से बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, लोगों के पद चले जाते हैं। जो सिंहासन अगर गलत करता है, कोई शासन अगर गलत करता है, तो जनता उनको हटाने में बिल्कुल भी जो है देर नहीं करती है। तो पहला प्रश्न, जनता की तुलना फूल से क्यों की गई है? पहली पंक्तियों में पहले फूल से करी है, फिर दिया है जनता भ्रकुटी तानती है, तो फूल से क्यों करी गई है? जनता फूल के समान कोमल होती है, जनता फूल के समान संवेदनहीन होती है, फूल की तरह जनता को कभी सिर आंखों पर बिठाया जाता है तो कभी नीचे गिरा दिया जाता है, फूल तथा जनता दोनों में प्राण होते हैं। तो यहाँ पर जनता की तुलना फूल से क्यों की गई है? भाई जब चुनाव आते हैं तो सर पे बैठाया जाता है और फिर ऐसे नीचे उतार दिया जाता है, इसलिए किया है क्योंकि फूल की तरह जनता को कभी सिर पे बैठाते हैं और कभी कदमों में ले आते हैं। तो ये चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की स्थिति को दर्शाती है। जनता के क्रोध का क्या परिणाम होता है? वह सत्ता को बदल देती है, वह समाज में तनाव उत्पन्न कर देती है, वह समाज को अनैतिक बना देती है, वह स्वयं के विषय में भी नहीं सोचती। तो यहाँ जनता के क्रोध का परिणाम यह होता है कि वह सत्ता बदल देती है, यानी कि अगर कोई सत्ता गलत कर रही है तो जाहिर सी बात है उसको वहां से हटा देगी। किसे कवि चेतावनी दे रहा है? क्रोधित जनता को, समय को, शासक वर्ग को या शोषित वर्ग को? तो किसको चेतावनी दे रहा है? वो दे रहा है शासक वर्ग को चेतावनी दे रहा है। जनता का मार्ग रोकने की हिम्मत किसमें नहीं है? कवि में, समाज में, समय में या शासक वर्ग में? तो किसमें हिम्मत नहीं है? वो है समय में। समय में भी ये हिम्मत नहीं है। शताब्दियों से फैला अंधकार किस प्रकार दूर हो रहा है? बहुत समय से जो अंधकार फैला हुआ है वो किस प्रकार दूर किया जा रहा है? शहरों तथा गांवों तक बिजली का प्रसार होने के कारण, जनता द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग किया जाने के कारण, अज्ञानी जनता द्वारा समझौता करने की विवशताओं के कारण, शोषकों द्वारा जनता को धन का लालच देने के कारण। तो शताब्दियों से फैला हुआ अंधकार जो है वो दूर हो रहा है जनता द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग किया जाना। जनता अभी तक अपने अधिकारों से बिल्कुल तरीके से पूरी तरीके से वो अज्ञानी बनी थी, लेकिन अब वो अपने अधिकारों को जान गई है और उनका खुलकर प्रयोग कर रही है। उसी से वो शताब्दियों से फैले अंधकार को मिटा रही है। प्रश्न संख्या 6 है, जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में पंक्ति में निहित मूल भाव क्या है? इस पंक्ति में क्या समझाने की हमें कोशिश की गई है? वायदे मात्र करके जनता को बहलाना, बच्चों को खिलौने बांटना, भारतीय जनता बच्चों के समान कमजोर है, खिलौने रूपी सुंदर बातों द्वारा शासक वर्ग को आकर्षित करना।
तो यहाँ पर इस पंक्ति का मतलब है वायदे मात्र करके जनता को बहलाना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई बच्चा मचलता है तो कहते हैं कि हाँ चलो हम लोग चलेंगे तो वहां पर खिलौना दिला देंगे। तो उसी तरीके से शासक वर्ग क्या करता है, वो वादे कर कर जनता को बहलाने का प्रयास करता है। चुनाव हो गए, उसके बाद भाई वो वादे गए काम से। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय जनता के स्वप्न कैसे हैं? अजय, जिसे आसानी से जीता जा सके, जय या कल्पित? तो भारतीय जनता के स्वप्न हैं अजय, जिसे कोई जीत नहीं सकता। प्रश्न संख्या 8 है, जनता के हुंकारों में से महलों की नींव उखड़ने का क्या अभिप्राय है? इसका क्या मतलब है? अत्याचार सहन करना, शोषकों के घर तोड़ना, अशांति फैलाना, सत्ता छीनना। तो जनता के हुंकारों में महल की नींव उखड़ने का तात्पर्य है सत्ता का छीनना। अगर जनता क्रोधित हो जाए तो सत्ता छिन जाती है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 3 पर। यहां पर हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पर 5 प्रश्न रखे गए हैं। ये पांचों ही प्रश्न हमें करने हैं, 5 मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स ईच है। पहला प्रश्न है, विश्व भर में घटने वाली घटनाओं को सूचना के रूप में संकलित करके तत्पश्चात समाचारों के माध्यम से पाठकों व श्रोताओं तक पहुंचाना क्या कहलाता है? हम खबरों को कलेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर उसको करके हम जनता तक पहुंचाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? सूचनाओं का संकलन, संयोजन, पत्रकारिता या विश्लेषण? तो ये कहलाता है आपका पत्रकारिता। प्रश्न संख्या 2 है, कहानी का आरंभिक नक्शा किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? कथानक को, उद्देश्य को, चरमसीमा को या घटना विशेष को? तो यहाँ पर कहानी का जो प्रारंभिक नक्शा माना जाता है वो कथानक को माना जाता है। समाचार का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भाई समाचार में हम प्रवेश क्या देखकर करते हैं? वो होता है उसका शीर्षक। जो हेडलाइंस, कोई भी जो हेडलाइंस लिखी रहती हैं उन्हीं को देखकर तो हम समाचार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको किसको माना जाता है? वो है हमारा शीर्षक। बिल्कुल गलती मत करिएगा इंट्रो लिख के। इंट्रो हमारा समाचार का मुखड़ा होता है, लेकिन हम किसी भी समाचार को पढ़ने के लिए तब होते हैं जब उसकी हम हेडलाइन पढ़ते हैं। वो हमें आकर्षित करता है, शीर्षक आकर्षित करता है, तभी हम अंदर की खबर पढ़ते हैं, तभी हम इंट्रो पे जाते हैं। तो कोई भी समाचार का आरंभिक जो प्रवेश द्वार होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो शीर्षक होता है। आलेख का आमुख तथा समाप्ति का अंश कैसा होना चाहिए? जब कोई आलेख लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग कैसी होनी चाहिए? सारगर्भित, निष्कर्ष परक, आकर्षक या चिंता परक? तो सही हमारा सही है वो है आकर्षक, यानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी लोग उस आलेख को पूरा पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फीचर लेखन का तत्व है? फीचर लेखन का तत्व है परिवेश, छंद, कल्पना या बिंब? तो यहां पर जैसे नाटक में परिवेश होता है, कविता में छंद और बिंब होता है, और हमारे फीचर लेखन में कल्पना होती, क्योंकि फीचर लेखन काल्पनिक रूप से भी लिखा जा सकता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। हमारे सामने एक काव्यांश रखा गया है, इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो इस पर हमसे पूछे गए हैं 6 प्रश्न और 6 प्रश्न के हमको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? काव्यांश पढ़ेंगे। क्या है देखिए, जननी निरखति बान धनु ही बार बार उर नयनई लावत प्रभुजू की ललित पहनिया। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावत कहीं प्रिय वचन सवारे। उठतु तात बली मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। कबहू कहते यो बड़ी बार भई जाऊ भूप पे भैया। बंधु बोल जे ही जो भाए गई निछावरी मैया। कबहू समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लखी सी। तुलसीदास वह समय कहे ले लागित प्रीति सीखी सी। तो अब क्या है, जो राम जी जो हैं वो कहाँ चले गए हैं? वन चले गए हैं। अब वन चले जाने के बाद कौशल्या माता बहुत परेशान है। अब वो क्या कर रही हैं? वो उनके कक्ष में जाती हैं, उनके छोटे छोटे जो जूते होते हैं उनको उठाती हैं, चूमती हैं, उनके धनुष बाण को लेती हैं, लगाती हैं, और वो सोचने लगती हैं कि किस प्रकार से जो है, जब राम को हम सुबह उठाते थे, उठो तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पिताजी भोजन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं और एकदम से सोचते सोचते उन्हें याद आता कि अरे राम तो चले गए, राम तो वन को चले गए, अब तो है नहीं। तो फिर वो दुखित हो जाती हैं और चित्र लिखी सी, अर्थात जैसे चित्र स्टेचू होता है, चित्र एकदम स्थिर रहता
करता है उस तरीके से हो जाती हैं। तो इस पूरे पद में माता कौशल्या के दुख का वर्णन किया गया है। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत पद में किसके भावों की अभिव्यक्ति दी गई है? माता सुमित्रा, माता कौशल्या, पिता दशरथ या माता कैकेयी। तो किसका दुख है? यहाँ पर माता कौशल्या का दुख है। माता कौशल्या श्री राम के किन खिलौनों को देख रही हैं? धनुष बाण, घोड़ा, रथ या तलवार। तो उन्होंने किसको देखा है? वो है धनुष बाण को। प्रश्न संख्या 3 है, भ्रम दूर होने पर कौशल्या माता का चित्र की तरह स्थिर हो जाना क्या अभिव्यक्त करता है? नाटकीयता, हृदय की प्रसन्नता, हृदय की अतिरेक विहलता या एकाएक भयभीत हो जाना। तो यहां पर अभिव्यक्त करता है वो है हृदय की अतिरेक विहलता, मतलब बहुत ज्यादा दुखित हो जाने में वो एकदम स्टेचू हो जाती है। प्रश्न संख्या 4 है, राम की माता उनके जूतों को देखकर क्या करती हैं? साफ करने लगती हैं, अलमारी में व्यवस्थित करती है, हृदय तथा आंखों से लगाती हैं या दूर फेंक देती हैं। तो क्या करती हैं वो? उन्हें हृदय और आंखों से लगाती हैं। प्रश्न 5 है, तुलसीदास के अनुसार उस समय कौशल्या का प्रेम कैसा प्रतीत हो रहा है? सिंघनी के समान, हथनी के जैसा, लोमड़ी के जैसा या मोरनी के जैसा। तो उस समय उनका प्रेम जो व्यक्त हो रहा है वो है हथनी के समान। प्रश्न संख्या 6 है, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है? तो कौन सा है ये? भरत राम का प्रेम पद रामचंद्र चंद्रिका या पद विद्यापति। तो ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है पद तुलसीदास। याद रखिएगा, भरत राम का प्रेम अलग पद दिए गए हैं और दो पद अलग दिए गए हैं जिसमें माता कौशल्या के जो है दुख का वर्णन किया गया। तो ये पद से लिए गए हैं तुलसीदास के। याद रखिएगा, पद आपके दो हैं, एक विद्यापति के भी हैं और एक तुलसीदास के भी हैं। ये पद तुलसीदास जी के हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 5 पे। यहाँ पे क्या दिया गया है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे जो बुक है अंतरा, उसके जो गद्य खंड है उसमें से एक यहाँ पर गद्यांश रखा गया है, उसको हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहां अब नहीं रह सकूंगी कहना, यदि मां मुझे यहां से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किसके लिए जाऊं। तो ये चैप्टर है हमारा संवदिया। वहां से बड़ी बहू जो संदेश हरगोविंद के माध्यम से अपनी मायके पहुंचा रही थी, उस संदेश को यहाँ बताया गया है कि उनकी स्थिति कितनी दुर्दशा में है और वो हाल हाल में अपने मायके जाकर रहना चाहती हैं। हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा, देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं, ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे, 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे, फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे, फिर उलटकर कभी नहीं देखते, राक्षस हैं यह सब। तो किस तरीके से हरगोविंद सोच रहा है उनके देवर दुर्योधन के बारे में, ये भी बताया है। अब इस पर आधारित 6 प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, प्रस्तुत कथन किसका है? किसका कथन है? ये बड़ी बहू का कथन है। तो सही ऑप्शन है बड़ी बहू। नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में राक्षस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देवर देवरानियों के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, गांव से वापस लौटते समय देवर देवरानियां अपने साथ क्या ले जाते हैं? क्या लेकर जाते हैं? वो है चावल और चूड़ा लेकर जाते हैं। रोम रोम कल्पने का क्या अभिप्राय है? रोम रोम कल्पने का मतलब क्या है? अत्यधिक दुख होने पर विकल हो जाना, गुस्से से कांपना, क्रोध में रोंगटे खड़े होना, गुस्से में अपशब्द बोलना। तो यहाँ पर रोम रोम कल्पने का तात्पर्य है अत्यधिक दुख होने पर विकल हो जाना, इतना दुख होना कि जिसे हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं वैसा। प्रश्न संख्या 5 है, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस परिस्थिति का परिचायक है? ये कौन सी परिस्थिति बता रहा है? शारीरिक रोग की, आर्थिक विपन्नता की, सादा जीवन या स्वास्थ्य संबंधी खान पान की। तो ये दिखाता है आर्थिक विपन्नता की, अर्थात अब उनके पास पैसे नहीं है खाने पीने के लिए भी। प्रश्न संख्या 6 है, ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से कौन आता था? देवर देवरानियां आते थे। तो सही ऑप्शन है देवर देवरानियां। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 6 पर। यहां पर हमारी हिंदी की जो पूरक पुस्तिका है अंतराल भाग 2, उससे 5 प्रश्न रखे गए हैं और 5 ही प्रश्न हमको यहां पर
करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, नीर वाला मालवा सूखा हो जाने का क्या कारण है? क्यों सूखा हो रहा है भाई, इसका कारण क्या है? पानी का लगातार दोहन, वर्षा का बिल्कुल ना होना, लोगों का पलायन या जंगलों का काटा जाना। तो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है पानी का लगातार दोहन। मतलब हम बहुत ज्यादा पानी निकाल रहे हैं लेकिन क्या है, उतनी वर्षा नहीं हो पा रही, इसलिए वो पानी भर नहीं पाता। तो लगातार दोहन, इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ये है कि लगातार पानी जो हम ले रहे हैं उसमें। सूरदास की सारी इच्छाएं धरी की धरी क्यों रह गई? क्या कारण था? उसने जो चीज सोची थी वो सब रह गई। भैरव के द्वारा आरोप लगाने पर, झोपड़ी जल जाने पर, पुत्र के गंभीर रूप से घायल होने पर, झोपड़ी के साथ रुपयों की पोटली भी जल जाने पर। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? वो है घा, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि झोपड़ी के साथ पोटली भी जल गई तो उसके सारे जितने सपने थे वो धरे के धरे रह गए। क्योंकि तब जब ये बात कही गई थी तब तक सूरदास को ये पता नहीं था कि उसकी जो पोटली है वो भैरव ने चोरी कर ली है। प्रश्न संख्या 3 है, धान की फसल से धरती किस ऋतु में पट जाती है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या वसंत ऋतु? तो धान से जो फसल पटती है वो है आपकी शरद ऋतु में। प्रश्न संख्या 4 है, विस्कोहर की माटी पाट के आधार पर कोइया के फूल की क्या विशेषता बताई गई है? कोइया का फूल की क्या विशेषता है? कोइया का फूल उत्तर भारत में सर्वत्र पाया जाता है। इसे उगने के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती। शरद ऋतु में यह स्वतः ही उग जाता है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सारी ही कोइया फूल की विशेषता है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 है, मालवा जाते समय लेखक क्या सोचकर प्रसन्न हो रहे थे? अब वो जब वहां जा रहे थे तो वो क्या चीज सोचकर बहुत प्रसन्न थे? गांव पहुंचकर वो अपने माता पिता से मिलेंगे, गांव पहुंचकर ज्वार बाजरे और सोयाबीन की लहलहाती फसलें देखने को मिलेंगी, गांव पहुंचकर वे अपने बचपन के साथियों से मिलेंगे या उपरोक्त सभी। तो वो क्या सोचकर प्रसन्न हो रहे थे? वो था गांव पहुंचकर ज्वार बाजरे और सोयाबीन की लहलहाती फसलों से मिलेंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ? अत्यधिक वर्षा होने के कारण ये सभी फसलें नष्ट हो गई थी। तो बाद में उन्हें अफसोस जताया, मतलब उन्हें स्टेशन पहुंचकर ये चीज पता चलती है। अब हम आ गए खंड बा पे। खंड बा हमारा क्या है? पूरी तरीके से वर्णनात्मक है, यानी कि यहां पर हमें जितने भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं ये पूरे डिटेल के साथ देने हैं। तो हमारे खंड बा का पहला और प्रश्न पत्र का 7वां प्रश्न है रचनात्मक लेखन। यहां पर हमारे सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सिर्फ एक लिखना है और वो भी 120 शब्दों में करना है। ठीक है, 120 वर्ड्स के अंदर हमें लिखना है। जो भी आप एक ऑप्ट करेंगे उसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 5। तो 5 नंबर का हमारा एक रचनात्मक लेख रहेगा। अब देखिए 3 ऑप्शन क्या क्या है, 3 में से आपको कोई एक करना है। पहला है दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक, दूसरा है जल के प्रयोग में व्यवहारिकता, तीसरा है मेरी दिनचर्या। तो इसमें आपको जो भी अच्छा लगे वो आप करेंगे, हम तीनों करा रहे हैं। तो जो भी आप, ये 3 ऑप्शन है, अब आप जो भी लिखना चाहेंगे उसे आप मिडिल टॉप हेडिंग में दे देंगे कि हम ये वाला टॉपिक पे रचनात्मक लेखन कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, इसलिए टॉपिक को ऊपर हेडिंग में देना कंपल्सरी है। हमारे समाज में विवाह के शुभ अवसर पर वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को जो संपत्ति उपहार में दी जाती है उसे दहेज कहा जाता है। पहले माता पिता अपनी कन्या को कुछ वस्तुएं अपनी इच्छा से उपहार के रूप में देते थे, किंतु आजकल ये प्रथा एक बुरा रूप धारण कर चुकी है। यह हमारे समाज पर कलंक बन गई है। आजकल वर पक्ष वाले वधु पक्ष से मुंह खोलकर बड़ी बड़ी वस्तुओं और बड़े दहेज की मांग करने लगे हैं। अनेक लोग तो अपने बच्चों की बोली तक लगाने लगे हैं। उन्हें अपने लड़कों की बोली लगाने में कोई शर्म नहीं आती। यदि वधु पक्ष वर पक्ष की मांगों को पूरा नहीं करता है तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मतलब उन्हें तकलीफ दी जाती है। बहू शादी करके आ जाती है तो उसको भी दी जाती है, और मेंटली हैरेस जो है वो जो वरु पक्ष के लोग होते हैं उनको भी किया जाता है। कुछ लोग तो वधुओं को अनेक कठोर यातनाएं भी देते हैं, यहाँ तक सास अपनी बहुओं को जलाकर मार देती है। इसी से तंग आकर कुछ लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती हैं। इसी प्रकार दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक का रूप धारण कर चुकी है। इस सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। उन्हें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वे बिना दहेज के ही शादी करेंगे। जब हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को कहेगा कि ना हम दहेज देंगे और ना लेंगे, तभी इस समस्या को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो युवाओं के कंधे पर है कि युवा लोग ये बोले जिनकी शादी होने वाली कि नहीं, हम शादी में किसी प्रकार का दहेज नहीं लेंगे। लड़के पक्ष लड़के बोलेंगे, लड़कियां बोलेंगी हमसे शादी करनी है तो ऐसे करो, हम कोई दहेज नहीं देंगे।
तभी हमारे समाज से ये प्रथा पूरी तरीके से हट पाएगी। अब आ गए हम दूसरे ऑप्शन पे, क्या है, जल के प्रयोग में व्यवहारिकता। भाई पानी आपको पता है कि बहुत सीमित है और इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो जाहिर सी बात है जब इसे हमें प्रयोग करना है तो पूरी समझ बूझ के साथ करना है। तो इसी पर हमें एक रचनात्मक लेख लिखना है। देखिए क्या है, जल ही जीवन है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस संसार में जल का कोई विकल्प नहीं है, यह प्रकृति की अनूठी भेंट है। हवा के बाद जल ही जीवन रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, पर आजकल हम जल की हर पल बर्बादी कर रहे हैं। हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि यह जल की बर्बादी नहीं बल्कि इससे हमारा जीवन ही बर्बाद हो रहा है। इसीलिए हमें जल का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। नहाते समय जरूरत के अनुसार जल गिराना चाहिए। नहाने के लिए सीधे नल ना खोलकर बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। हाथ पैर धोते समय व्यर्थ पानी नहीं बहाना चाहिए। भाई जितना हमें जरूरत है उतना पानी इस्तेमाल करिए। फालतू में थोड़ी ना है कि भाई आप ब्रश कर रहे हो तो नल खोल के छोड़ दिया, ब्रश कर रहे हो, और जब आपको धोना हो तो आप नल को ऑन कर लो, हमेशा खोल कर नहीं रखो। नहाते समय आप पानी, आप जैसे शावर यूज करते हैं तो कितना पानी वेस्ट हो जाता है ना, तो जितना जरूरी है एक बाल्टी पानी निकालिए, उससे नहा लीजिए, बहुत इनफ है। कपड़े धोने के लिए कम से कम जल का प्रयोग करना चाहिए। अपने घर, स्कूल आदि के नल कभी भी खुले नहीं छोड़ने चाहिए। अपनी गाड़ियां धोने के लिए अमूल जल को नष्ट नहीं करना चाहिए। बाग बगीचे में पाइप की अपेक्षा फव्वारे से पानी देना चाहिए। रसोई घर में बर्तन साफ करने और सब्जियां धोते समय व्यर्थ जल नहीं बहाना चाहिए। घर का फर्श धोते समय जल को नहीं बहाना चाहिए। भाई जो काम पोछा लग के हो सकता है, जरूरी है उसको पानी लगा के बहाओ। किसी भी जगह पर नल को खुला चलते देखकर उसे बंद कर देना चाहिए। आपने अगर कहीं देखा, कहीं पे भी आप आ जा रहे हो, आपने देखा कि खुला हुआ है तो उसे तुरंत बंद कर दो, अथवा उसकी सूचना तुरंत नजदीकी जल विभाग को देनी चाहिए। अपने नल खराब होने पर उसी समय ठीक करवाना चाहिए। इस प्रकार हमें सदा जल का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि भाई हमारे घर का नल खराब हो गया, तुरंत सही कराओ। ये नहीं कि पानी बह रहा है तो बहता रहे, ये सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये व्यवहारिकता है नल को, पानी को यूज करने के लिए। व्यवहारिकता मतलब जो एटिकेट्स हम बोलते हैं, जो नियम है, वो सारी चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेरी दिनचर्या। अब आप सभी का दिनचर्या मतलब आपकी डेली रूटीन सभी का अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से आप इसको लिखोगे। देखिए क्या है, प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को दिनचर्या कहते हैं। मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा साधन व्यायाम है। व्यायाम में सबसे सरल और लाभदायक व्यायाम प्रातः भ्रमण ही है, इसीलिए मैं प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाता हूँ। प्रातःकाल भ्रमण के अनेक लाभ हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है। इसके बाद कुछ योगासन करता हूँ। मैंने अपनी दिनचर्या बड़े क्रमबद्ध तरीके से बनाई हुई है। योगासन के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर नाश्ता करता हूँ, फिर अपना बस्ता तैयार करके स्कूल के लिए साइकिल से निकल जाता हूँ। दोपहर 2 बजे तक विद्यालय पढ़ाई करने के बाद घर आकर भोजन करता हूँ। शाम को दोस्तों के साथ खेलने के लिए पार्क जाता हूँ, वहाँ हम सभी दोस्त मिलकर खेलते हैं। इसके बाद घर आकर अपना पढ़ाई का काम करता हूँ, फिर कुछ देर टीवी देखता हूँ। इतने में माँ रात का भोजन लगा देती है और रात का भोजन करने के बाद मैं बिस्तर में जाकर सो जाता हूँ। तो आपकी जो भी दिनचर्या है उसे आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए हमने बहुत आसान शब्दों में लिखी है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 8 पर। क्या दिया है प्रश्न संख्या 8 में, कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखने हैं हमें। अब यहाँ पर हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं। 60 शब्दों में ये प्रश्न हमको लिखने हैं। ध्यान रखिए, शब्द संख्या हर जगह वर्णात्मक प्रश्नों में याद रखनी है, 60 शब्दों में लिखनी है। और ये हमारा रहेगा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, तो हमारा कितना हो गया, 6 मार्क्स का। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या अर्थ है, इसकी लोकप्रियता के क्या कारण है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है ये बताना है, और ये इतना ज़्यादा क्यों फेमस हो रहा है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अर्थ विद्युत द्वारा संचार से है, अर्थात जिस जन संचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का माध्यम कहते हैं, मीडियम या माध्यम कहते हैं। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा या इंटरनेट, मोबाइल, जो भी आप ये बोलेंगे तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि इसमें हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहे जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लोकप्रियता के कारण अब ये इतना ज्यादा लोकप्रिय क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों के सम्मिलित प्रभाव का आनंद लिया जा सकता है। इससे हम तीनों ही चीजों का आनंद ले सकते हैं। दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सूचनाओं के संप्रेषण का वितरण ही नहीं करती बल्कि इसके माध्यम से नई पीढ़ी स्वयं को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम हुई है तथा इसके द्वारा मनोरंजन, ज्ञान तथा व्यक्तिगत संवादों का प्रसारण भी होता है। तो ये क्या होता है, ये हमें जहां सभी घटनाओं से बहुत जल्दी अवगत करा रही है, वहीं क्या है, हमारा मनोरंजन भी कर रही है और हम अपने जो प्रियजन हैं, अपने जो मित्र हैं, उनसे जो है हम बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा जो है लोकप्रिय हो रही है। अब आ गए प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है, इसका क्या कार्य है? अब एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है और ये क्या कार्य करती है, आपको ये बताना है। अब एडवोकेसी समझ के मत समझिएगा कि ये वकील से संबंधित है, नहीं। जब कोई समाचार संगठन या टीवी चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को अपने अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाता है, तो इस प्रकार की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। मतलब कोई भी एक पक्ष, मतलब किसी को ने अच्छा काम किया तो उसके पक्ष में वो चीजें अगर मीडिया पब्लिश करती है, उसके पक्ष में आके, क्योंकि एक पक्ष में आके मीडिया का काम क्या है, निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करना। लेकिन अगर कोई पक्ष ने अच्छा किया है और वो पक्षधर होकर अगर उसको प्रसारण कर रही है, तो वो पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कराती है। क्यों? क्योंकि ये जो पत्रकारिता है ये जनता का पक्ष जो है उस पक्ष की तरफ मोड़ देती है जिसने अच्छा कार्य किया है। ऐसी पत्रकारिता में किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए जोर शोर से अभियान चलाया जाता है। इससे सरकार पर दबाव बनता है और वह लोगों की भलाई हेतु तेजी से कार्य करने को प्रेरित होती है। तो गवर्नमेंट पे दबाव पड़ता है कि नहीं, ये मुद्दा अच्छा है, आप इस पे दबाव बढ़ता है, तो फिर वो उस मुद्दे पर काम करना शुरू कर देती है। तीसरा प्रश्न है, संपादन के सिद्धांतों में तथ्यपरकता यानी कि एक्यूरेसी का क्या आश्रय है? तथ्यपरकता यानी कि जब आप कोई खबर छापते हैं तो भाई ये हम देखते हैं ना कि ये सच है कि नहीं है, तो उस सच्चाई को देखने के लिए जो भी हम तथ्य इकट्ठा करते हैं उसे एक्यूरेसी या तथ्यपरकता कहते हैं। क्योंकि ये कोई भी समाचार छापने के लिए पहले उसके तथ्य कलेक्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो खबर की सत्यता आप स्थापित नहीं कर पाओगे। संपादन में तथ्यपरकता यानी एक्यूरेसी अच्छे संपादकीय का एक विशेष गुण है। एक अच्छा संपादकीय किसी विषय या मुद्दे पर संवाद द्वारा प्रस्तुत करके अपने विचारों की सजग एवं ईमानदारी प्रस्तुति है। तथ्यपरकता का गुण ही किसी भी संपादकीय में संवाददाताओं द्वारा प्राप्त लिखित सामग्री को शुद्ध कर प्रस्तुति के योग्य बनाता है तथा समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता तथा जन कल्याण का ध्यान रखता है। तथ्यपरकता के अनुसार किसी भी लिखित सामग्री या घटना में अपने विचार, मत या अपना कोई तथ्य जोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसे नैसर्गिक रूप में ही देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, कोई घटना घटी तो उसके बारे में आप तथ्यपरकता कैसे हासिल करोगे? वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी से उनसे आप इंटरव्यू लोगे या जो भी घटना हुई है घटना स्थल पे जाकर सारी चीज़ों को पता करोगे, तो जितने एविडेंस है आप कलेक्ट करके ले जाओगे। फिर उसमें जितनी अशुद्धता है उसको छाटा काटने का काम संपादक द्वारा किया जाएगा और उसके बाद उसे छापा जाएगा। वो जैसा है वो वैसा ही छपना है, उसमें किसी भी तरह की अपनी कोई चीज़ हम ऐड नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या कहलाता है, तथ्यपरकता। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 पर भी हमारे सामने अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित जो है वो 2 प्रश्न रखे गए हैं। दोनों ही प्रश्न हमें करने हैं, 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है और एक प्रश्न के लिए हमें मिलेंगे 3 मार्क्स। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, अप्रत्याशित विषय पर लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? अप्रत्याशित विषय, ऐसे शीर्षक जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं और हमारे सामने रख दिए जाते हैं और हमें उस पर लेख लिखना पड़ता है। तो इनको लिखते समय क्या सावधानियां हमें बरतनी है ये बताना है। देखिए, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लेखक को उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिस पर वह लिखना चाहता है, इसे पूरा अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। लिखे जाने वाले विषय के बारे में सभी तथ्यों की सटीकता से लिखना चाहिए। जितने भी तथ्य आपके समझ में आ रहे हैं उन्हें आप पूरी अच्छी तरीके से लिखिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, आप उसको पूरा लिखेंगे।
फिर है लेखक को अपने मन मस्तिष्क में विषय के बारे में उचित से रूपरेखा बनानी चाहिए। अब जैसे हम लोग रचनात्मक लेख लिखते हैं तो ये अप्रत्याशित विषय तो है जो हमने कभी नहीं सोचे। अब उसमें क्या है ना, जब हमारे सामने कोई भी टॉपिक आएगा, जैसे हमने अभी डेली रूटीन यानी दिनचर्या के बारे में बताया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 सेकेंड 2 मिनट रुकोगे और अपना पूरी दिनचर्या को एक बार अपने दिमाग में रिमाइंड करोगे और फिर उसको लिखना शुरू करोगे ना। तो हमेशा लिखने से पहले अपने मस्तिष्क में उसकी रूपरेखा बना लेना बहुत जरूरी है। तर्क संगत विचारों का समावेश होना चाहिए हमेशा उसमें। आप जब भी कोई चीज लिखोगे, कोई काल्पनिक चीज नहीं लिखनी, जो भी चीज दोगे उसका तर्क आपको देना है कि ये ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सारी चीजों का तर्क भी प्रस्तुत करना पड़ता है। लेखक को यह शैली मैं शैली में करनी है। अब अप्रत्याशित विषय हमेशा कुछ विषयों को छोड़ के हमें सभी कुछ में मैं यानी कि अपने आप को शामिल करते हुए लिखना है, यह ध्यान रखना है। मैंने ऐसे देखा, मेरा ये चीज है, या दहेज प्रथा जैसे हुआ, तो दहेज प्रथा एक वैसे विधा कि अगर आपने अपने आसपास कोई ऐसी घटना देखी है तो उसमें भी आप अपने को डालकर लिख सकते हो। तो हमेशा आत्मपरक शैली में ही ये लिखा जाएगा। लेखक को अप्रत्याशित विषय पर लिखते समय अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मतलब आपको हिंदी का मान लीजिए बहुत ज्यादा ज्ञान है तो ये नहीं कि आप उसमें से शब्द छांट के, डिफिकल्ट शब्द छांट के लिखिए, बहुत सारे मुहावरे लोकोक्तियां डाल दीजिए, नहीं। इसमें आपको सिंपल सरल सहज भाषा में लिखना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आ गए प्रश्न संख्या 2 पर, कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। अब कहानी हमारे पास में होती है, अब कहानी को हमें क्या करना पड़ता है, नाटक में बदलना पड़ता है। अब इसके लिए हम कैसे क्या क्या करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, याद रखिए, कहानी हमारा जो है वो एक रेखीय माध्यम है, ठीक है, और नाटक हमारा द्विरेखीय माध्यम है, तो इसको इसी हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय अनेक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला है, कहानी की कथावस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करना है। कोई भी कहानी है उसे समय और स्थान के आधार पर, कहानी में घटित घटनाओं के आधार पर दृश्य का निर्माण करना है। अब नाटक क्या है, वो स्टेज पे प्ले होते हैं तो अलग अलग दृश्य लगता है, तो जैसी जैसी घटना है वैसे वैसे हमें दृश्य लगाने पड़ेंगे स्टेज पे। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था करनी है। अब कथा वस्तु जो कोई भी है, मान लीजिए वो गाँव के खेत की है तो मैं खेत, रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन, इसी तरीके से हमें मंच सज्जा करनी पड़ेगी। ध्वनि और प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है, वहाँ पर आप जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो चीज़ें हैं, आपको लाइटिंग की अच्छा व्यवस्था करनी पड़ती है। कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा और संगीत का निर्माण करना पड़ता है, आपको उसी हिसाब से जो भी कथा वस्तु हिसाब से आप स्टेज को तैयार करोगे। पात्रों एवं संवादों को अभिनय के अनुरूप स्वरूप देंगे। जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, जो भी कहानी से मौजूद है, मान लीजिए अगर ग्रामीण कहानी है तो उनका परिवेश भी ग्रामीण रहेगा, अगर वो पौराणिक कहानी है तो उस तरीके से उनका परिवेश रहेगा। अब आ गए प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 में क्या है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारी बुक जो है अंतरा, उसके काव्य खंड से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी 60 शब्दों में, और एक प्रश्न के लिए हमें मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने किन किन को दोष देना निरर्थक माना है। उन्होंने अपनी माता को दोष देना निरर्थक माना कि भाई उन्होंने पहले तो आके माता को कटु वचन कहे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, वो भी सही नहीं है, वो सारा दोष अपने दुर्भाग्य को देते हैं। तो देखिए क्या है, भरत ने सबसे पहले विधाता को दोष यानी भगवान को दोष दिया। राम का भरत के प्रति प्रेम विधाता से देखा नहीं गया, इसलिए माता के बहाने उन्होंने उसे दुख दिया। फिर उन्होंने अपनी माता को दोष दिया, किंतु माता को दोष देना वे दुराचार मानते हैं, इसलिए उन्होंने किसी को भी दोष देना निरर्थक माना, और अंत में वे अपने दुर्भाग्य को दोष देते हैं। भगवान को दोष देते हैं, उसे भी मना कर देते हैं, फिर माता को देते हैं, माता को भी मना कर देते हैं, कहते हैं सब मेरे ही दुर्भाग्य का दोष रहा होगा जो भाई मुझसे बिछड़ गए। प्रश्न संख्या 2 है, एक सिर भवन पिया बिनु रे माही रहोल न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। इन पंक्तियों का आशय हमको बताना है। तो नायिका का विरह वर्णन है कि वो भवन में अब अकेले नहीं रह पा रही हैं और कह रही हैं कि कोई जो है मेरा संदेशा जाकर मेरे पति को दे आए। तो बताया गया, नायिका कहती है कि प्रिय के बिना अब इस भवन में अकेले नहीं रहा जाता है। सखी, हे सखी, इस संसार में इस दुख की पीड़ा को कौन अनुभूत कर सकता है। मेरे विरह की पीड़ा का अनुमान मेरे सिवा कोई भी करने में समर्थ नहीं है।
अर्थात मैं अकेली ही इस विरह के असहनीय पीड़ा को सहन कर रही हूँ। संसार में कोई भी दूसरों के दुख पर विश्वास नहीं करता है। मतलब मैं इतना ज्यादा दुखित हूं कि मेरे दुख को कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता है। तीसरा प्रश्न है, चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर जो विद्यापति जी हैं वो सुजान के सामने चाहते हैं कि उनका संदेश चला जाए, क्योंकि अब वो उनकी सांस अटकी हुई है किसी तरीके से, वो उनके चाहते हैं कि संदेश वहां चला जाए और सुजान उसको पढ़ ले। तो क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए तड़प का वर्णन कर रहे हैं। वह अपनी प्रेमिका से मिलने की विनती करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना का उनकी प्रेमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कवि को लगता है कि उनकी मृत्यु का समय आ गया है। वह कहता है कि बहुत समय हो गया, आपका कोई संदेश नहीं मिला। अगर आपका कोई संदेश मिल जाए तो उसके बाद मैं शांति से मर जाऊंगा। तो मतलब क्या है, चाहत ये दिया है, चाहत चलन ये संदेश हो, यानी कि अब मैं क्या है मृत्यु को जा रहा हूं, लेकिन मेरे को बस क्या है किसी तरीके से सुजान का संदेश मिल जाए तो मेरे प्राण आसानी से निकल जाएं। इससे पहले भी वो बहुत संदेश भेज चुके, मगर सुजान उसको बिना पढ़े ही फाड़ देती थी, तो इसका उनको बहुत दुख था। अब वो मृत्यु के निकट आ गए हैं, तब भी उन्हें सुजान का कोई संदेश नहीं मिल रहा है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 11 पे। ध्यान से देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हमारे पास 2 काव्यांश दिए गए हैं, इनकी हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है किसी एक की। ठीक है, कोई भी एक की हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर सप्रसंग जो रहती है ना, ध्यान रखिएगा, सप्रसंग का मतलब है कि सिर्फ प्रसंग और व्याख्या नहीं, संदर्भ प्रसंग एवं व्याख्या, ये तीनों चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम पद पढ़ते हैं जो दिया गया है, फिर उसकी हम संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करेंगे। यहाँ क्या है, जननी निखरति बान धनुहि बार बार उर नैने लावत प्रजहु जू की ललित पहनिया। कबहू प्रथम जो जाई जगावत कहीं प्रिय वचन सवारे। उठत तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। कबहू कहते जो बड़ी बार भई जाऊ भूप पे भैया। बंधु बोल जेहि जो भवय गए निभार ही मैया। कबहू समुझी वन गमन राम को रही चकित चित्र लिखी सी। तुलसीदास वह समय कहें तेह लागे प्रीति सीखी सी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कौशल्या माता के दुख को वर्णित कर रहे हैं कि राम के वन जाने के बाद वो बहुत दुखित है और राम जी के कक्ष में जाती हैं। वहाँ पे उनके छोटे छोटे जो जूते होते हैं उनको हृदय से लगाती हैं, आँखों से लगाती हैं, उनके धनुष बाण को लेकर तो वो सोचने लगती हैं कि जब सुबह सुबह वो उनको प्रथम पहर उठाने के लिए जाती थी तो किस तरीके से उनको उठाती थी प्रेम से, कि भाई पिताजी और जो उनके भाई हैं वो उनका इंतज़ार कर रही हैं। ये सब कुछ याद ही कर रही होती हैं। एकदम से उन्हें याद आता, अरे राम तो है नहीं, वो तो वन को चले गए हैं, और वो चित्र के समान जो हैं एकदम स्थिर हो जाती हैं। उनके इस दुख को तुलसीदास जी ने हथनी के दुख के समान बताया है। तो देखिए अब इसका क्या है, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली ग्रंथ से उद्धत है, जो पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। इस ग्रंथ में रामकथा को सूरसागर की तर्ज पर पद शैली में लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा संदर्भ। अब हम आ जाते हैं प्रसंग पे। प्रस्तुत काव्यांश में कौशल्या के मन में राम के प्रति उत्पन्न हुए उनके वात्सल्य प्रेम का वर्णन है। राम के बन जाने के बाद कौशल्या राम को याद करके विविध क्रियाएं कर रही हैं। अब उनको याद कर रही है तो उनका दुख जो है वो यहाँ पर विभिन्न क्रियाओं द्वारा जो है पता चल रहा है। अब व्याख्या क्या है देखिए, राम वन के लिए जा चुके हैं, किंतु माता कौशल्या वात्सल्य वियोग की उस परम स्थिति में पहुंच चुकी हैं जहां उन्हें यह ज्ञात ही नहीं होता कि उनका पुत्र उनके समक्ष नहीं है। वह राम के धनुष तथा बाणों को बार बार देखती हैं, बार बार उनके धनुष बाणों को देख रही हैं कि अरे उनको याद रहता कि वो राम नहीं है। उनके सुंदर और छोटे छोटे जूतों को बार बार हृदय तथा आंखों से लगाती हैं। प्रातःकाल माता कौशल्या राम के शयन कक्ष में जाती हैं तथा उन्हें जगाती हुई कहती हैं, हे पुत्र, तुम्हारे छोटे भाई तुम्हें जागने की प्रतीक्षा में द्वार पर कर रहे हैं। कभी कहती हैं, राम जल्दी उठो, बहुत देर हो गई, तुम्हारे पिता भोजन करने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। तो जिस जिस तरीके से राम को उठाती थी वो सभी चीजें वो याद कर रही हैं। माता कौशल्या अपने पुत्र के रूप पर न्यौछावर हो रही हैं। दूसरे ही क्षण माता कौशल्या का भ्रम दूर हो जाता है
और वह चित्र की तरह स्थिर हो जाती हैं। कवि कहती हैं कि हृदय की वेदना के कारण माता कौशल्या का यह वियोग वर्णन संभव नहीं हो रहा है। कि मतलब खुद इसको लिखते समय तुलसीदास जी बहुत दुखित है। उनकी व्यग्रता हृदय में टीस पैदा कर रही है। माता कौशल्या का जो दर्द है वो तुलसीदास जी के हृदय में भी बहुत तकलीफ दे रही है। अब हमारे सामने आ गया हमारा दूसरा काव्यांश। इसको पढ़ेंगे और इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। क्या है? पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जाई लंक दिस तापा, बहे बाढ़ दिन दारू सीहो, कंपि कंपि मरे ले ही हरि जीव, कंत कहाँ लय लागु हिरे, पंत अपार सूर्य नहीं निहारे, सौर सुपेति अवे जूड़ी, जानु सेज हिम मंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछौरे दिन मिले, होए निसी वासर बिरहे कोकिला, रहने अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोई पंखी, बिरहे सचान भवे सब चाड़ा, जियत खाए मुंह नहीं छाड़ा, रक्त ढास मासु गड़ा, हाय भय सब संक, धनि सारस होई रह मुही, आय समेटु पंख। तो यहाँ पर नागमती के विरह वर्णन का वर्णन किया गया है। विरह किस तरीके से उनका बढ़ गया है कि ठंड आ गई है, पूस का जाड़ा आ गया है, थर थर कांपने की स्थिति हो गई है कि अब ये मौसम में उन्हें जो है इतनी ज्यादा कामेक्षा हो गई है कि अब ये से जो है अपने पति के बगैर नहीं रहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो ये बिस्तर है वो हिम के समान जमा, इतना ठंडा है जैसे कि कोई बर्फ हो। सौर सुपेती अर्थात ओढ़ने वाले जो कम्बल और रजाई हैं वो भी मेरे दंड को, जाड़े को जो है नहीं मिटा पा रहे हैं। रात है, रात में मेरे साथ भवन में ना सखी है ना कोई है जिससे मैं अपनी विरह की व्यथा कह सकूं। अब मेरी स्थिति, उन्होंने चकई और चकवा का भी उदाहरण देते हुए बोला है कि भाई ये लोग रात में बिछुड़ जाते हैं लेकिन उनका मिलन सुबह हो जाता है, लेकिन हमारी स्थिति है कि हमारा तो विरह ही चल रहा है, मिलन का कुछ हो ही नहीं पा रहा है, हम कब मिलेंगे हमें नहीं पता है। फिर वो अंत में बोलती है कि उनके शरीर का रक्त सूख गया है, विरह के कारण वो इतना ज्यादा जल रही है कि उनके शरीर का रक्त सूख गया है, उनका मांस जो है वो गल रहा है और हड्डियां शंख के समान हो गई हैं। अब वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, होने वाली हैं। तो वो कहती है बस पिया जो है हमारे वो सारस के भांति आ जाएं और मुझे अपने पंखों में समेट लें। तो यहाँ नागमती का विरह वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अब इसका संदर्भ क्या है? प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित 12 मासा शीर्षक कविता से उद्धत है। यह काव्यांश प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत का एक अंश है। अब इसका प्रसंग क्या है देखिए। रानी नागमती अपने प्रेमी राजा रत्नसेन से दूर चले जाने पर पूस माह के दौरान अपने विरह की बाह्य तथा आंतरिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। भाई जाड़े के समय होता है ना, पिए पास में रहे, अब वो नहीं है तो उस वजह से उनके आंतरिक अंदर मन में क्या प्रभाव पड़ रहा है और बाहर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज उन्होंने इसमें बताई है। व्याख्या देखिए क्या है। पद्मावत काव्य के नायक रत्नसेनी सिंघल द्वीप यानी लंका चले गए हैं। पूस मास में ठंड बढ़ गई है। ठंडक के कारण नायिका का शरीर थर थर कांप रहा है। शीत की अधिकता के कारण सूर्य दक्षिण दिशा में जाकर तपने लगा है। अब क्या दक्षिणायन हो जाता है ना, तो वो दक्षिण की तरफ चला गया है और इस कारण क्या है, उतनी धूप नहीं हो पाती जो उनको गर्माहट प्रदान करे। नायिका नागमती के विरह का प्रकोप भी बढ़ गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विरह की बाढ़ आ गई है। अब शीत को सहना नायिका के लिए अत्यंत कष्टदायक है। नायिका नागमती कहती हैं कि मैं ठंड के कारण कांपते हुए मर रही हूं। ऐसा लगता है जैसे ये शीत मेरे प्राण हर लेगी। इस स्थिति में ना जाने मेरे प्रियतम कहाँ हैं। मैं इस ठंड को दूर करने के लिए उनके हृदय से लगना चाहती हूँ। अब इतनी ठंड बढ़ी है कि वो मुझे अपने गले लगा ले, मैं बस ये चाहती हूँ। उन तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दूर है। वे मुझे कहीं निकट दिखाई नहीं दे रहे हैं। रजाई हल्की है, उसे अच्छी तरह से ओढ़ने पर भी ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरा बिस्तर ही हिम के अंचल में डूबा हुआ है, यानी कि हिम के समान ठंडा हो गया है। नायिका नागमती कह रही है कि चकवी पक्षी अपने जोड़े से रात में बिछड़ जाता है तथा दिन में मिल जाती है। ऐसी स्थिति में चकवी से भी बुरी ही है, मतलब उनकी स्थिति उस पक्षी चकवा चकवी से भी बुरी है क्योंकि वो अपने प्रियतम से सुबह मिल लेती है, लेकिन यहाँ तो मिलन नहीं हो रहा है। विरह के दुख से मैं दिन रात कोयल के समान कूकती रहती हूँ। रात में मेरे साथ कोई सखी नहीं होती है जिस कारण मैं अकेली रहती हूँ।
नागमती कहती है कि मैं अपने जोड़े से अलग हुए पक्षी की भांति किस प्रकार जीवित रह सकती हूँ। कहते हैं ना, जब पक्षी जोड़े से अलग हो जाता है तो वो जीवित नहीं रह पाता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर नागमती की, वो अपने जोड़े से बिछुड़ गई हैं और वो कह रही है मैं किस तरह जीवित रहूं, क्योंकि विरह रूपी बाज यहां घूम रहे हैं जो मेरे शरीर को हिंसक दृष्टि से देख रहे हैं। ये विरह रूपी बाज मुझे जीवित अवस्था में ही खाना चाहते हैं। विरह को उन्होंने क्या बताया, बाज बताया, यानी कि वो मेरे शरीर को, मैं जीवित हूं तभी वो खा लेना चाहते हैं और मेरे मरने पर भी इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। नागमती कहती हैं कि विरह की अधिकता के कारण आंसुओं की जगह मेरा खून आंखों से बह रहा है, मांस सब गल गया है, हड्डियां सूख कर शंख बन गई हैं। नागमती सारस के बिछड़े हुए जोड़े के समान अपने प्रिय के वियोग में चीख चीख कर मर रही हैं। अब इस मृत सारस रूपी नायिका के पंख प्रियतम ही आकर समेटेंगे। तो यहाँ पर अब अंत में जब अपने मरने के उन्होंने बताया कि दोनों जोड़ों को उन्होंने सारस के समान बताया है। अब आगे पृष्ठ संख्या 12 पे, यहां पर हमारे सामने क्या दिया गया है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। अब हमारे अंतरा बुक के जो गद्य खंड के अध्याय है ना, उनमें से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी 40 शब्दों में, और एक प्रश्न के लिए हमें मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, धर्म का रहस्य जानना सिर्फ धर्माचार्यों का काम नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर उस रहस्य को जानने का हकदार है, अपनी राय दे सकता है, टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर जो है घड़ी के पुर्जे से ये चैप्टर प्रश्न पूछा गया है कि जो है धर्म के बारे में सिर्फ धर्माचार्य क्यों जाने, हर व्यक्ति जो है उसके बारे में नॉलेज रख सकता है। इसके बारे में आपको अपनी टिप्पणी करनी है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एकाधिकार नकारात्मक प्रवृत्तियों का घोतक है, जहां पर आपका सिर्फ आपका अधिकार हो वहां निगेटिव थिंकिंग आना बिल्कुल लाजमी सी बात है। यह किसी भी क्षेत्र में उचित नहीं है। धर्म पर मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार से तात्पर्य धर्माचार्यों की मनमानी प्रवृत्तियों का विस्तार है। धर्म मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में नवीन चेतना को जगाने का माध्यम है। यह आम आदमी तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध को व्यवस्थित तथा विकसित करता है। लेखक का मानना है कि धर्म पर कुछ लोगों ने अपना एकाधिकार बना लिया है। धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान कर वे अपना मतलब साधते हैं। ऐसे लोग सामान्य मनुष्य को धर्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित होना नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि धर्म का जो भी रहस्य सिर्फ हम तक रहे, सामान्य जन तक नहीं पहुंचना चाहिए, जो हम कहें वो मान लें। अब ये क्या इन्होंने कर लिया, धर्म पे एकाधिकार कर लिया, तो जाहिर सी बात है इसमें गलत प्रवृत्तियां जन्म ले ही लेंगी। ऐसे ही स्वार्थी तत्वों की वजह से धर्म के नाम पर संघर्ष हुए हैं तथा मानवता पराजित हुई है। अगर धर्म को सभी लोग अच्छे से जान लेंगे तो उसी के हिसाब से आचरण करेंगे ना। अगर आप एकाधिकार करोगे तो क्या होगा, वो सिर्फ आप तक सीमित रहेगा और उसके बारे में फिर बहुत लोगों के अंदर गलतफहमी होगी और इसी से संघर्ष होते हैं। धर्म तभी सार्थकता तथा व्यापकता को प्राप्त कर सकता है जब वह संकुचित स्वार्थ वाले मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार से मुक्ति प्राप्त कर सच्चे अर्थ में अपनी प्रवृत्तियों का विस्तार करे। तो धर्म अपने सच्चे स्वरूप में तभी आ सकता है जब सभी को उसके बारे में नॉलेज हो, तो सभी उसके हिसाब से करेंगे। अगर मुट्ठी भर लोग उसके बारे में नॉलेज रखेंगे तो फिर ये आगे चलकर घातक हो सकता है ना। तो वही चीज हो रही, इसीलिए घर में क्या कहते हैं इतनी ज्यादा सांप्रदायिकता फैलती है, धर्म के नाम पर संघर्ष होते हैं, बहुत ज्यादा भेदभाव होते हैं, तो ये इसी कारण से होता है। तो धर्म का नॉलेज सभी को होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी थी। लेखक ने किस प्रकार देखी थी, वो अपनी बालकनी पे खड़े थे, ऐसे क्या कहते हैं कंधा टिकाकर, उनके कंधे और लंबे लंबे बाल थे, तो वो जो झलक जिस प्रकार उन्होंने देखी थी, कितना वो चल के आए थे मिर्जापुर से दूर, वो सभी कुछ आपको यहाँ बताना है। लेखक को मिर्जापुर आने के कुछ दिन बाद जब यह ज्ञात हुआ कि भारतेंदु हरीशचंद्र के मित्र तथा हिंदी के प्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी यहाँ रहते हैं, तब उनसे मिलने की उत्कंठा इतनी अधिक थी कि तभी लेखक ने मिर्जापुर में बालकों की एक मंडली बनाई जो प्रेम घन जी के घर जानते थे। सभी को इकट्ठा किया कि चलो उनका घर जानते, चलो उनके घर चलते हैं। 1.5 मील का रास्ता तय करने के बाद सब पत्थर के एक मकान के पास पहुंचे, जहां ऊपर का बरामदा घनी लताओं से ढका था, बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उन्हीं यानी कि बालकों के बीच में से एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया।
उन्हीं लताओं के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी, जिसके दोनों कंधों पर बाल बिखरे थे, क्योंकि प्रेमघन जिनके बाल कैसे थे, घुंघराल जैसे लंबे से थे, और एक हाथ खंबे पर तथा, परंतु कुछ ही क्षणों में वह मूर्ति ओझल हो गई। इसी रूप में लेखक ने प्रेमघन की पहली झलक देखी थी। वो खंबे पे ऐसे करके हाथ टिकाकर आराम से खड़े हुए थे, तो ये पहली झलक थी जब हमारे लेखक ने उन्हें देखा था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। समाज में धर्म संबंधी अंधविश्वास पूरी तरह व्याप्त है। वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में धर्म, विश्वास, आस्था पर निबंध लिखिए। भाई चारों तरफ जो है हमारे धर्म है, उसी को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास भी होते हैं, क्योंकि लोगों को गलतफहमी हो जाती है तो उसको लेकर अंधविश्वास भी बदल जाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें इनके ऊपर टिप्पणी करनी है। आज का युग वैज्ञानिक चमत्कार और उसके चरमोत्कर्ष का युग है। चमचमाती गाड़ियां, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट का प्रयोग सब हमारे विकास और वैज्ञानिक प्रगति के परिचायक है। परंतु क्या वास्तव में विकासशीलता के साथ आगे बढ़ते हमारे कदम इस वैज्ञानिक युग में भी अंधविश्वासों, पाखंड और रूढ़ियों की बेड़ियों से स्वयं को स्वतंत्र कर पाए हैं? क्योंकि जितना हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते गए, उतना ही हम धर्म संबंधी अंधविश्वासों की डोर में बंधते गए। तो मतलब जैसे भाई हम जब धर्म का ठीक से ज्ञान नहीं रखेंगे तो अंधविश्वास जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर आ ही जाएगा। और स्थिति तो यह है कि हम स्वयं को बंधन मुक्त होने की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज के कुछ ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए धर्म जैसे पवित्र नाम को अधर्म रूपी ढकोसलों में कैद कर लिया है। तो चारों तरफ हमारे जो है वैज्ञानिकता फैली पड़ी है, लेकिन धर्म का ठीक से ज्ञान ना होने के कारण हमारे अंदर अंधविश्वास पनप रहा है। और अगर ये कारण क्यों है कि कुछ लोग जो हैं वो धर्म को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, इसलिए हम धर्म का ज्ञान नहीं ले पाते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। आज धर्म के ठेकेदार अपनी जड़ें इतनी मजबूती से फैला चुके हैं कि उनकी अनेक कुर्बानियों के बाद भी शायद ही ये बुराई समाज से निकाली जा सके। अंधविश्वासों की स्थापना के लिए हाईटेक साधन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे साधन ताकि लोगों को ये अंधविश्वास से दूर किया जा सके। किसी महात्मा के हाथों में अचानक भभूत निकलना, मुंह से स्वर्ण मुद्राएं निकलना, समाधि स्थल पर अचानक पानी के स्रोत का प्रकट हो जाना, पत्थर की मूर्ति का दूध पीना, मूर्ति की आंख से आंसू बहना, समुद्र का जल मीठा हो जाना, अंगारों का पर चलना, मूर्ति पर सिक्के चिपकना जैसे अंधविश्वास आम हो गए हैं। ये सब आज के वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास की प्राथमिकता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। तो मतलब ये सब के पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तर्क है, और हम इसको क्या मान लेते हैं, हम अंधविश्वास में जो है कैद होकर रह जाते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 13 में। यहां पर हमारा जो गद्य खंड है अंतरा बुक का, उन पाठों में से एक गद्यांश रखा गया है जिसे हमें संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करनी है। तो गद्यांश पढ़ेंगे, इसके लिए हमें नंबर मिलेंगे कितने, 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाए, सारे लोग मजदूर और वह उस उनका मालिक या मिल में और जो चीजों की तरह आदमी ही बनने लगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हों तो काम कितनी तेजी से हो और मुनाफा कितनी ज्यादा, लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, यह है किस मर्ज की दवा। तो मिल मालिक जो है ना, वो अपने प्रॉफिट के लिए तरह तरह की चीजें सोचता रहता था। तो एक दिन उसके दिमाग में आया कि भाई मजदूरों के 4 हाथ हो जाएं तो काम ज्यादा होगा और हमें पैसा भी उतना ही देना पड़ेगा। तो वो उसके लिए वैज्ञानिकों को बुलाता है कि भाई ये लोग ये काम करेंगे। अब इसका सबसे पहले संदर्भ देखिए क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर है, प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित लघुकथा 4 हाथ से उद्धत है। इस लघुकथा की रचना असगर वजाहत ने की है। तो 4 लघु कथाएं थी ना इसमें, शेर 4 हाथ, शेर पहचान 4 हाथ साझा, तो उसी में से जो लघु कथा 4 हाथ थी उसमें से ये पाठ लिया गया है। प्रसंग क्या है, इस गद्यांश में लेखक ने पूंजीपतियों की दिन प्रतिदिन बढ़ती लाभ कमाने की प्रवृत्ति का वर्णन किया, कि मतलब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वो जो है लाभ कमाना चाहते हैं। तो व्याख्या क्या है देखिए, लेखक मिल मालिक के बारे में बताते हुए कहता है कि एक मिल मालिक के दिमाग में कई प्रकार के विचित्र ख्याल आते थे। उसे ख्याल आया कि यदि वह सारा विश्व कारखाना बन जाए, सब लोग मजदूर बन जाएं और वह उनका मालिक बन जाए,
उसने सोचा कि कारखाने में जैसे जैसे अन्य वस्तुएं बनती हैं उसी प्रकार मजदूर भी बनने लगे, तो उसे मजदूरी आदि भी नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर हम मजदूर हम मिल में बना लेंगे तो क्या होगा, मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी और उन्हीं से हम आगे काम करवाते रहेंगे। आशय यह है कि कारखाने का मालिक शोषण के नए नए तरीके सोचता है। एक दिन उसे ख्याल आया कि मजदूरों को अगर 4 हाथ हो जाएं तो उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी होगी, उनको होने वाला लाभ भी ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके मन में प्रश्न उठा कि इस काम को कौन कर सकता है। उसका ध्यान वैज्ञानिकों की तरफ गया कि वे ऐसे ही कामों के लिए होते हैं, उनके लिए ये काम आसान है। अतः इस काम को करने के लिए उसने वैज्ञानिकों का चयन किया कि मजदूरों को 4 हाथ लगाने का काम कौन करेगा, वैज्ञानिक करेंगे। तो इसलिए उसने बोला कि अब वैज्ञानिक को ही बुलाया जाए और इनसे काम करवाया जाए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 पे। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमारी पुस्तक संचयन भाग 2 अंतराल भाग 2 के जो है वो पूछे गए हैं क्या, वो पूछे गए हैं 2 प्रश्न, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ एक प्रश्न करना है और इसका उत्तर हमें देना है 60 शब्दों में। ध्यान रखिएगा 60 शब्दों में देना है। इसके लिए हमें मिलेगा 3 नंबर। तो एक प्रश्न करना है, 2 प्रश्न दिए हैं, एक प्रश्न करना है, 60 शब्दों में उत्तर देंगे। पहला है, विस्कोहर की माटी में उकेरे गए ग्रामीण जीवन की उन बातों की चर्चा कीजिए जो आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें हमें बतानी है जो हम आज के जीवन में फॉलो कर सकते हैं, जैसे माँ का दूध पिलाना है, प्राकृतिक संरक्षण है, ऐसी कई चीजें हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। तो देखिए क्या है, विस्कोहर की माटी पाठ में ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है जो आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती है। इन बातों का वर्णन नीचे किया गया। क्या है, पहला, पर्यावरण संरक्षण प्रस्तुत पाठ में गांवों के खेत खलियानों, तालाबों, पशु पक्षियों, फूल फल, फसलों आदि की विशेष रूप से चित्रित किया गया है। गांव के खेतों में गेहूं, धान, जौ, दलहन, तिलहन आदि की खेती करने के बाद कही गई है कि मतलब वहां पे बहुत हर एक चीज की खेती होती रहती है। गांव का पानी, हवा और मिट्टी प्रदूषण रहित है, अतः पाठ के द्वारा वृक्षारोपण आदि को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा दी गई है कि हमें क्या करना है, जो है प्रकृति का संरक्षण करना है, उसे शुद्ध रखना है। और भाई वो तो हमें चीजें देती है तो उसका हमें शुद्धि से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, बुजुर्गों की देखभाल करना एवं उन्हें सम्मान देना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मां द्वारा बच्चे को दूध पिलाए जाने का वर्णन करके ये बताना चाहा है कि मां बच्चे को बहुत प्यार और दुलार परिश्रम के साथ पालती है, बड़ा करती है। ऐसे में बच्चों का भी कर्तव्य हो जाता है कि वे बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करें और उन्हें सम्मान दें। जब छोटे में माँ बाप हमारी इतनी केयर करते हैं तो भाई जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो भी एक बच्चों के समान हो जाते हैं। तो फिर ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम भी उनका वैसे ही ध्यान रखें, क्योंकि आपने सुना होगा कि बूढ़े भी बच्चों के समान होते हैं, है ना। तो बच्चे जैसे सपोर्ट चाहते हैं, हर एक चीज के लिए उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, वैसे बुजुर्ग भी, उन्हें भी हर एक चीज के लिए हमारा सपोर्ट चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है, हमारा सम्मान चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। तो वो सभी हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है, माताओं द्वारा बच्चों को अपना दूध पिलाना आधुनिक समय में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर फैशन की दुनिया में खोई महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहती, जबकि पाठ में मां के दूध की महत्ता को उजागर किया गया है और बतलाया गया है कि मां द्वारा बच्चों को दूध पिलाए जाने से मां बच्चे के बीच आत्मीय संबंध बनता है। तो देखिए आजकल क्या है, महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहती, वो सोचती है हमारा फिगर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस वजह से वो नहीं करती, जबकि एक बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे जरूरी है। कहते हैं ना, जब बच्चा होता है तो 6 महीने तक उसे कुछ भी नहीं दिया जाता, उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि माँ के दूध में जो पौष्टिकता होती है वो किसी में नहीं आ सकती है। तो इसलिए माँ का दूध एक बच्चे में जहाँ पौष्टिकता देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है, वहीं माँ और बच्चे के बीच एक आत्मीय संबंध भी बनाता है। इसलिए ये पाठ हमें ये प्रेरणा भी देता है कि माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 2 पर। यहाँ पर क्या दिया है, नदी नाले तालाब को संभाल कर रखने से लेखक का क्या आशय है, ये काम पर्यावरण रक्षण से कैसे जोड़ते हैं। भाई आप सभी को पता है, ये मालवा रीजन में जो है, जो हमारे पहले के राजा हुए, उन्होंने तालाब, बावड़ियां बहुत कुछ बनवाए। इनका संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें जो है वो शुद्ध पीने लायक जल एकत्र होता है वर्षा के समय में, और ये वर्ष में एक बार होता है, और इसी से संपूर्ण
वर्ष जो है वो हम लोग पानी लेते हैं। तो इनका अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, इनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो आगे जाकर पानी की हमें दिक्कत हो सकती है ना। तो क्या है, लेखक ने 1899 ईस्वी में देश में पड़े भीषण अकाल की चर्चा की, जब मालवा में मात्र 15.75 इंच वर्षा हुई थी, किंतु तब अन्य स्थानों की तरह मालवा में अन्न जल का संकट ना था। यानी कि इतना कम वर्षा के बावजूद सूखा पड़ा, लेकिन तब भी मालवा को लोगों को जल की परेशानी नहीं हुई थी। तब राजस्थान के मारवाड़ मालवा आकर रहने लगे थे। वर्ष 1973 में अतिवृष्टि के दौरान मालवा में 77 इंच पानी गिरने के बाद भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पिपल्या पाला टूट कर नहीं बहे थे। मतलब इतनी ज्यादा बारिश के बाद भी इन बांधों को तोड़ने मतलब खोलने की नौबत नहीं आई थी। इस प्रकार तब मालवा पर अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों का ही ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था। इसका सबसे बड़ा कारण था मालवा वासियों द्वारा ताल, तलैयों और नालों के निर्माण एवं रख रखाव पर ध्यान देना। भाई कम वर्षा हुई तो क्या हुआ, उन तालाबों और नदी नालों में जितना पानी था वो हमने साल भर यूज किया, और जब ज्यादा वर्षा हुई तो क्या हुआ, ये जो तालाब वगैरह बने थे तो इनकी वजह से कहीं पे भी बाढ़ नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, और ये सारा पानी उन तालाबों और बावड़ियों में जाकर एकत्र हो गया। इसका कारण क्या था कि मालवा वासियों ने जो पहले के बनाए तालाब और बावड़ी थे उनको संभाल कर रखा था, इसलिए उन पानी का इस्तेमाल इन लोगों ने इस तरीके से किया। मालवा में बड़ी संख्या में तालाबों, पोखरों का निर्माण किया गया था और समय समय पर उनकी सफाई भी की जाती रही थी। 1899 में अकाल पड़ने पर इन्हीं तालाब, पोखरों में जमा किए गए पानी के कारण वहां जल संकट की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी, क्योंकि अकाल के पहले के और फिर बाद के वर्षों में वहां अच्छी बारिश हुई। पहले अच्छा पानी था तो उन पोखरों में पानी अच्छा था तो सबने इस्तेमाल कर लिया, फिर जब हमने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, खाली हो गए वो, तो अगले वर्ष फिर अच्छी वर्षा हुई और फिर वो वहां भर गए। लेखक मालवा के नदी नालों की वर्तमान दशा को लेकर चिंतित भी है, क्योंकि आज लोग इतना रखरखाव नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो टेंशन में है कि भाई भविष्य क्या होगा इनका। क्योंकि आज ना तो तालाबों की सफाई की जाती है और ना ही नदियों को प्राकृतिक रूप से बहने दिया जाता है। उसमें तरह तरह के तालाब, बांध बन गए हैं, प्राकृतिक रूप से तो नहीं बह रही है। आज मालवा की नदियों पर जहां तहां विशाल विशाल बांध बना दिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप सदा नीरा नदियां चौमासे भर ही नदियों सा दिखती हैं और अन्य दिनों नाले सी प्रतीत होती। चौमासा यानी कि 4 महीने जो बारिश के होते हैं उस महीने खूब पानी नदियों में दिखता है और बाकी टाइम लगता है नाले बह रहे हैं, पतली 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 धाराएं बहती है। क्यों? क्योंकि वो सारा पानी बांधों में रख लिया जाता है संभाल कर, तो इसलिए वो नदियां भी अब जो है सदा नीरा नहीं रह गई। नदी नालों की इस दुर्दशा के लिए निश्चय ही हम यानी मानव जिम्मेदार है। तभी तो लेखक ने इन्हें संभाल कर रखने अर्थात इन्हें संरक्षण देने की सलाह दी है। नदी नाले तालाब को संभाल कर रखने से भूजल संरक्षित रहेगा, जिससे जल संकट की स्थिति नहीं आएगी। अब जब पानी आपका सतह पर रहेगा तो जाहिर सी बात है जो अंडर वाटर लेवल, पानी का जो लेवल रहता है वो भी बढ़ा रहेगा ना। तो इससे क्या होगा, जब ये तो आप इस्तेमाल कर रहे हो, अंडर वाटर लेवल को, पानी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे जल संकट की स्थिति नहीं आएगी, बाढ़ आने की संभावना कम होगी, अकाल आदि विपरीत समय में भी लोग भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा भी हो सकेगी। तो मतलब अगर हम इनको संरक्षित करें तो ज्यादा बारिश हो तो भी हमें बाढ़ वगैरह की टेंशन की जरूरत नहीं है, और अगर कम पानी बरसे तो भी हमारे लिए पानी की कमी नहीं है। तो इसलिए इनका संरक्षण करने के लिए लेखक ने जोर दिया है। और इस प्रश्न के साथ ही हमारा प्रश्न पत्र संख्या 9 यहाँ समाप्त होती है। तो देखिए अच्छे से हमने कर लिया ना, फटाफट कर लिया। तो इसी तरीके से आपको जब आप सब कुछ आपको लर्न होगा ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में, यानी कि क्वेश्चन पेपर 10 के साथ में हम फिर से जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।